कुसुम एक बेवा औरत थी जो अपने शौहर की मौत के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत नाजों से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है अम्मा, आप खाना लगाओ फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीर होती है। ये सब क्या है अम्मा? ये इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें इस प्लेट में क्यों हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। अम्मा, आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी है, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोते का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैं अपनी सहेली के साथ बैठती हूँ, सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहुत शिकायत करने के लिए चाहिए? अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे अब्बा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे अब्बा के पास चली जाऊं, मुझे कोई गम नहीं होगा। अम्मा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से अश्क पोंछ लो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये मालूम नहीं होता है कि जो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू, सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पे चढ़ गया तो क्या हो गया? उसका तो रोज का काम है। अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूं भला? और अम्मी जान, जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान रहा करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक गिलास भी नहीं उठाती थी। इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओ मॉम, मैंने कितनी दफा कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो, और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है, तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूं। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को चली जाऊं। डिस्को? पर वो तो माँ जी, अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कैसी बहू का ख्वाब देखी थी और कैसी बहू मिल गई, मगर ये बात वो अपने बेटे से नहीं कहती। अम्मी जान, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बनाइएगा। कुसुम सबके लिए पूरी, कचौरी, हलवा और मिठाइयाँ बनाती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी? पिंकी, कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी, तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। अम्मी जान, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, लेकिन अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में बहस शुरू हो जाती है। कुसुम बावर्ची खाने में जाती है और बाहुबली कचौरी बनाकर लाती है।
पिंकी की सारी सहेलियां ये देखने के लिए जज्बाती हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौड़ी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाती हैं और पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने शुरू कर देती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी बाहुबली कचौरी। अब इसी से तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौरी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है मगर बाहुबली कचौड़ी नहीं खा पाती है। पिंकी की सारी सहेलियां उसकी हौसला अफजाई करती हैं मगर पिंकी हार जाती है। अरे, ये कचौरी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौरी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे, समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी है। लक्ष्मी घर छोड़ के जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपका मुकाबला हार चुकी हूँ। ये मुकाबला मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखा था और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों की कभी बेइज्जती ना करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में अश्क भरकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौरी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है। कुसुम से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौरी वाकई लाजवाब है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौरी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौरी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा, पूजा सही कह रही हैं, आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाइए, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत मशहूर हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। अम्मी जान, आपकी इस बाहुबली कचौरी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे मेरी अम्मी मिल गई है। मेरी अम्मी नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि अम्मी की मोहब्बत क्या होती है। आपसे मैंने अम्मी की मोहब्बत पाई है। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी अब एक दूसरे के साथ रहती थी। विकास भैरवपुर गांव में अपने माँ बाप, अपनी बीवी पुष्पा और बेटे विराट के साथ रहता था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। विकास के वालिद बीमार रहते थे और उसकी बीवी और माँ के बीच रोज ही तू में हुआ करती थी। एक दिन, ओ बहू, मेरी नई वाली साड़ी निकाल देना। अरे माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ, आप ही देख लीजिए ना। आप बैठी ही तो हैं। अरे सीधे बोल देना, तुझे करना ही नहीं है। मेरा बैठना तो तुझसे देखा ही नहीं जाता। जानती है तो बोलती क्यों है? उसी समय महिला मंडल की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। वो औरतें कमला और उसकी बहू को सावन के त्योहार में आने का दावतनामा देती हैं। तभी बावर्ची खाने से पुष्पा दौड़ती हुई आकर उन औरतों के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मेरी बहू नहीं आ पाएगी, ये बहुत कामों में बिजी रहती है। अरे अम्मी अरे माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम वक्त पर खत्म कर लूंगी और फिर चलूंगी। सास बहू एक दूसरे को ताना मारती हैं और बहस करने लगती हैं। ये देखकर महिला मंडली कहती है, आप दोनों एक दूसरे में बात कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। 100 बात की एक बात है माँ जी, अब आपकी तो उम्र हो चुकी है। अब तो पुष्पा को ही इन पार्टियों में जाना चाहिए। तूने बिल्कुल सही कहा कविता। अरे तुम्हारी ये नई पीढ़ी बुजुर्गों के मौजूदगी का महत्व क्या समझेगी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो।
ठीक है, हम लोग चलते हैं। प्रोग्राम अगले ही दिन का होता है। दोनों सास बहू नोक झोंक के बाद तैयारी कर लेती हैं, मगर इसी बीच पुष्पा के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको पिताजी का ख्याल करना चाहिए और प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बहू, ये बात मैं तुमसे कहने वाली थी कि तुम इस घर की बहू हो, इसलिए घर पर रहो और अपने ससुर का ख्याल रखो। दोनों का तू मैं देखकर कमला का शौहर जितेंद्र बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं पिताजी, मैं रुक जाती हूँ। हाँ, बहुत खूब, तुम जाओ बहू, मैं ही रुक जाती हूँ। अरे तुम दोनों जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाती हैं और अपनी तैयारी करने चली जाती हैं। बहू, तुम क्या पहन रही हो? देखती हूँ माँ जी, पुरानी साड़ियों में से कुछ अच्छा होगा तो वही पहन लूंगी। जो भी पहनो, मुझसे तो कम ही दिखोगी। हाँ माँ जी, बहुत खूब कह रही हैं। आप तैयार होकर चलिए, मैं आती हूँ सारे काम निपटा कर। हाँ बहू, मैं जाती हूँ, मुझे अपनी साड़ी भी तो दिखानी है सबको। कमला तैयार होकर महोत्सव में चली जाती है। उसके बाद पुष्पा जाती है। पुष्पा की साड़ी देखकर सभी औरतें बहुत तारीफ करती हैं। ये देखकर कमला को बहुत जलन होती है। बहू ने तो मुझसे झूठ बोला, नई साड़ी ली और मुझे पता ही नहीं है। रुको, इसको तो घर जाकर बताती हूँ। अरे कमला बहन, तेरी बहू ने तो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है, बेहद महंगी लग रही है, पर तेरी साड़ी तो बहुत ही सिंपल और उदास लग रही है। कमला घर वापस आती है तो देखती है कि जितेंद्र चक्कर खाकर गिर पड़ा है और उसके सर में बहुत चोट लगी है और पैर भी टूट गया है। जितेंद्र के इलाज में अच्छा खासा खर्च होता है। दूसरी तरफ पुष्पा का बेटा विराट अब बड़ा हो जाता है। उसकी पढ़ाई में और घर का खर्च बढ़ने से विकास को बहुत फिक्र होती है और इस दौरान भी सास बहू के झगड़े नहीं रुकते। एक दिन इनकी ये हालत सिर्फ बहू की वजह से हुई है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अरे तुम दोनों चुप रहो। एक तो घर चलाने के फिक्र, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े। यहाँ रहना ही बेकार है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी बस रोज रोज झगड़ा ही करती रहती हैं मुझसे। चुप करो अम्मा, तुम तो बुजुर्ग हो गई हो, इसको तो समझ नहीं है, मगर तुम तो समझदार हो। बहुत खूब हुआ, क्या जवाब दिया है मेरे बेटे ने। हाँ। ज्यादा फिक्र होने की वजह से विकास का मन काम में नहीं लग रहा था और घर में गरीबी के हालात बनते ही जा रहे थे। फिर कुछ ही दिन में दिवाली का वक्त आ गया। पुष्पा ने अपनी सहेलियों से सुना था कि धनतेरस के दिन चिमटा खरीदने से घर की मनहूसियत खत्म होती है, इसलिए पुष्पा बाजार जाती है। भैया, मुझे वो चिमटा दे देना। अरे बहन जी, ये चिमटा थोड़ा टूटा हुआ है, तुम रहने दो, तुम कोई और दुकान देख लो। नहीं भैया, मुझे वही दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। दुकानदार कम पैसों में वो चिमटा पुष्पा को दे देता है। वो उस चिमटे को घर लाती है और उसे पीट कर सही कर लेती है, जिससे वो चिमटा जादुई बन जाता है। अरे आज बाजार से क्या लेकर आई? पूजा का सामान लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे थे, तो मैं एक टूटा चिमटा ले आई, लेकिन मैंने उसे पीट कर सही बना लिया। चलो अच्छा किया तुमने, अब मेरी ज्यादा कमाई भी नहीं रही। मुझे तो बहुत फिक्र होती है घर और विराट को लेकर। विकास की ये बात सुनकर पुष्पा उदास मन से बावर्ची खाने में चली जाती है। वहीं पर वो चिमटा रखा होता है। पुष्पा रोते हुए बावर्ची खाने के डब्बे चेक करती है तो सारे डब्बे खाली होते हैं। हे मालिक, अब मैं क्या बनाऊं? घर पर तो राशन भी नहीं है। पुष्पा कुछ मांगने पड़ोस में जाती है, तभी बावर्ची खाने में चिमटे के जादू से सारे डब्बे भर जाते हैं। उधर पुष्पा को पड़ोस में कुछ नहीं मिलता। वो वापस आकर फिर से किचन में देखती है तो वहाँ सारे डब्बे भरे होते हैं। डब्बों को भरा हुआ देखकर वो सोचती है कि विकास लाया होगा और वो खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बनाकर सबको परोसती है तो विकास कहता है, अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये सब आपकी मेहनत का लाया हुआ है। अचानक हंसी मजाक होने लगती है
और बात टल जाती है। कोई भी ध्यान नहीं देता कि खाने का सामान कहाँ से आया। पुष्पा, माँ, विराट, जल्दी आओ, देखो मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। क्या बात है जी, आज तो आप बेहद खुश हैं। हाँ पुष्पा, आज दुकान में बहुत जबरदस्त बिक्री हुई है। विकास सबको तोहफे देता है। वो पुष्पा और अम्मा के लिए साड़ी लाया होता है। कमला पुष्पा की साड़ी देखकर जलने लगती है। बहू, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे दे देना। क्या माँ जी, आपको हमेशा मेरी ही साड़ी पसंद आती है, मैं नहीं दूंगी। पुष्पा किचन में जाकर साड़ी छुपा देती है और उसके ऊपर चिमटे को रख देती है। तभी कमला किचन में आकर उस साड़ी को ढूंढ लेती है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ते झगड़ते वो दोनों हॉल में आ जाती हैं, जहां जितेंद्र बेड पर लेटा होता है। तभी दोनों के हाथों से छूटकर साड़ी नीचे और चिमटा जितेंद्र के बदन पर गिर जाता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? बहू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्ल आएगी? कब ये दोनों मिलजुल कर रहेंगे आपस में? माँ जी, आप मेरी साड़ी ले लीजिएगा पहनने के लिए। नहीं बहू, तुम जैसी नई बहू पर ही खूबसूरत लगेगी, तुम ही पहनना। अच्छा, आज तुम दोनों की दोस्ती हो गई। जितेंद्र की ये बात सुनकर दोनों सास बहू हैरान होकर उसे देखती हैं। पिताजी, आप तंदुरुस्त हो गए? ये कैसा चमत्कार है? बहू, लगता है इस चिमटे के गिरने की वजह से ये तंदुरुस्त हुए हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि इस चिमटे में ही कोई बात है। जब से ये हमारे घर में आया है, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी विराट और विकास घर आते हैं और घर में खुशी का माहौल देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। और तभी चिमटा बोलने लगता है। हाँ बहन, मैं एक जादुई चिमटा हूँ जिसे तुमने पीट कर सही बना दिया था, और इसीलिए मैं तुम्हारे घर की बिगड़े हालात को दुरुस्त कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो चिमटे की मदद से दूसरे लोगों की मदद करके खुशी से रहते हैं। सुमन एक अमीर परिवार से थी। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। उसकी अम्मी अनुराधा बहुत ही दुबली थी, परंतु उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपने उम्र से ज्यादा की दिखती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी। सुमन का क्या होगा? सुमन, तुम्हारा वजन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा ही दिखने लगी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। अम्मी, मैं क्या करूं? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूं और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूं। अगर मैं वो एक रोटी भी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मैं ऐसे कैसे मोटी होती चली जा रही हूं। बेटा, एक काम कर, तू जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहां एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए कहती है वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना, तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें वो अपने कमर के पीछे दोनों हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर जाती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं करा सकती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बातें बता देती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान खरीदने जाती है, जहां उसे उनके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप अचानक यहाँ पर कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब बढ़िया चल रहा है, बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो रही है।
उसके लायक कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। हाँ, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहुत ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और मुहूर्त नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए। हम 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी है? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़का था। आपने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में नुक्स है, इसीलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु कभी भी वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है। जहाँ वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगे वहाँ तो कोई नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगते थे। एक दिन जब वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कारोबार में नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है। अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ, भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है वो उसे सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठे मालपुए बेच रही होती है, तभी एक आदमी वहाँ आता है। अरे सुमन बिटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम तो बहुत बेहतरीन मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है भाई। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का जायका और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू को सूंघता हुआ उस तरफ आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हैं? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो ये खाने में कैसे होंगे ये तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है। मैं इसी तरह के अलग पकवान की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के बने मालपुए इतने लजीज हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में यही बनवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में ये बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है, जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे मशहूर होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सुमन की इस तरह की कोशिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और सुमन के साथ मालपुए का व्यापार करने लगता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी खिदमत की और इस घर को बचाया।
अब मेरी बारी है। मेरे लिए तुम्हारा ये वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद है। अब इस कारोबार में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है।